खबर यह है कि 21 राज्यों में 102 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में यह पहला चरण है मतदान का, और इसमें जो मतदान की एक सूरत दिखाई देगी वो शायद आने वाले बाकी 6 मतदान के जो चरण हैं उनके लिए एक सूचक भी बनता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे मामले को देखें तो पहले चरण में के चुनाव में करीब 18% देश की आबादी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही है, और इसके साथ साथ ये अग्नि परीक्षा भी होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का लक्ष्य 370 का रखा है, जो कि 2019 के मुकाबले तकरीबन 67 सीट्स ज्यादा है। 303 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए 370 के लक्ष्य पर पहुंच पाएगी? इसका जवाब हमें 4 जून को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको समझाते हैं कि किन किन राज्यों में मतदान की प्रक्रिया कल सुबह 7 बजे से शुरू होगी, और इन राज्यों में मुद्दे क्या हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 102 सीटें हैं और इस फेज में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों से शुरू करते हैं। असम में 5 सीटों पर मतदान होगा। असम में 3 चरण में मतदान होने हैं। पहले चरण में 5 सीटों पर यहां पर मतदान होना है 14 में से। मिजोरम की 1 सीट पर मतदान है। मेघालय के 2 सीटों पर मतदान है। सिक्किम की 1 सीट पर, त्रिपुरा की 1 सीट पर, नागालैंड की 1 सीट पर, मणिपुर की 2 सीटों पर और अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इसके साथ साथ बिहार की 4 सीटों पर, बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1, उत्तराखंड की 5 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की 6 सीट, छत्तीसगढ़ की 1, राजस्थान की 12, महाराष्ट्र के 5 सीटों और अंडमान निकोबार की 1 सीट पर मतदान की प्रक्रिया कल सुबह 7 बजे शुरू होगी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो लक्षद्वीप की 1 सीट, तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की 1 सीट पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे हर राज्य में क्या क्या मुद्दे हैं जो अपने आप में प्रभावित करेंगे इस बार के लोकसभा के चुनाव और उसकी मतदान को लेकर। सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में 39 की सभी सीटें जो हैं उस पर मतदान होने जा रहा है। 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, और इसके साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जबरदस्त है जो करोड़पति हैं। 450 उम्मीदवार तमिलनाडु में हैं जो कि करोड़पति हैं, और ये मतदान करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि इस जो 102 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है उसमें 252 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और 8 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो इन 102 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिन केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला कल शाम 5-6 बजे तक बंद हो जाएगा, ईवीएम्स में लॉक हो जाएगा, वो हैं नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन। जबकि जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी किस्मत का फैसला भी यहां पर होने जा रहा है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबी तुकी का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े लोग हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कहां क्या सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी कल सुबह 7 बजे, और इन 8 सीटों पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मशक्कत की बात है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दमखम लगाया है, क्योंकि 2019 में इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों में से कम 75 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले बार के 2019 के परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा बेहतर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में तो आमतौर पर द्विपक्षीय है, दो पक्षों के बीच में ही लड़ाई होती हुई दिखेगी, लेकिन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मामला त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कंबाइन एक तरफ है, उसके बाद बीएसपी एक अलग अपने धड़े के तौर पर उम्मीदवारों को खड़े कर रही है, और फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी 8 सीटों पर मौजूद हैं। यह पहला मौका है इस बार जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक दूसरे के साथ नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में जाट बहुल क्षेत्र है, आरएलडी का और किसानों का यहां पर काफी जोर है। ऐसे में
यहां इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आरएलडी के सहयोग से काफी मदद मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस बार जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिम वोटर अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि कम से कम 17 से लेकर 22% तक मुस्लिम आबादी इन सभी 8 सीटों पर है। और एक पहले कॉम्बिनेशन बड़े पैमाने पर चला करता था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को काफी फायदा मिलता था, MY कॉम्बिनेशन। इस बार ऐसा लगता है कि यह कॉम्बिनेशन शायद बहुत परवान नहीं चढ़ पा रहा, क्योंकि मुसलमान इस बार अपने मतदान को लेकर बहुत साइलेंट है। बीते तकरीबन 3 हफ्तों में मुसलमान पक्ष की तरफ से वहां जो एक आवाज उठती थी हमेशा, वो बिल्कुल शांत है। किसान आंदोलन का भी असर इस क्षेत्र में पड़ सकता है। ये किसके हक में जाएगा और किसके खिलाफ, ये तो 4 जून को हम आपको आकलन करके बेहतर बता पाएंगे। इसके साथ साथ बीएसपी ने यहां पर अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं, वो उम्मीदवार वोट कटवा जरूर हैं, लेकिन कहीं वो बीजेपी के लिए खिलाफ में जा रहे हैं और कहीं वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि बीएसपी की भूमिका इस बार किसी पार्टी की बी टीम के तौर पर नहीं दिखाई दे रही, जो अपने आप में बीएसपी के लिए एक नई लाइन, एक नई लकीर दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हम उत्तराखंड की बात कर लें, यहां पर सभी 5 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। उत्तराखंड का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 में इन सभी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही है कि इन सभी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करें। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब चुनाव होता है तो कुछ भी संभव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दमखम यहां पर लगा रखा है, और उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को दोबारा दोहरा लेगी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि जिन 2 सीटों पर मुसलमानों की उपस्थिति तकरीबन 14% के आसपास है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो हल्का टेंशन जरूर है, लेकिन अगर वोट का ध्रुवीकरण सही तरीके से नहीं हो पाया तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड पर अपनी जीत हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब हम बात कर जा रहे हैं उत्तराखंड की, हमने आपके सामने पूरी तमाम बातें रखी। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में 12 सीटों पर इस बार मतदान होने जा रहा है, कल सुबह होगा। इसमें जो प्रमुख दिक्कतें दोनों पक्षों के सामने हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने, वो है बागी उम्मीदवार, भीतरघात, पार्टी के भीतर की आपसी रणनीति और राजनीति। दोनों पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के पास यह समस्या है। अभी तक हिस्टोरिकली अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इंटरनल डिसेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती रही है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रदर्शित किया है कि जब भी पार्टी में कोई इंटरनल डिसेंट की बात आती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी मैनेज करने में कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा कारगर साबित होती है। तो हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने इंटरनल डिसेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर ले और राजस्थान में अपने प्रदर्शन को दोबारा दोहराए या तिबारा दोहराए, जैसा कि हमने 2014 और 2019 में देखा है। इसके साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मतदान होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस पर रुझान देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने इस बार एक नई रणनीति इख्तियार की है राजस्थान में, खास करके उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस का प्रभाव विधानसभा के चुनाव में अच्छा दिखाई दे रहा था। स्थानीय मुद्दों पर जोर देते हुए लोकसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ही उठाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने इस बार राजस्थान में किया है, जो कि अपने आप में पहले के कांग्रेस की रणनीति से काफी अलग है। अब इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या नहीं, एक बार फिर हम 4 जून को इस पर विस्तृत बहस करेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर इस मतदान होने जा रहा है कल सुबह 7 बजे से। 2019 में इन 6 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा एक ऐसा लोकसभा सीट रहा जिस पर कांग्रेस को फतह मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि कमलनाथ के कई करीबी भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है, और इस बार मध्य प्रदेश में 2 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। एक, दल बदलू राजनीति, जो कि बड़े पैमाने पर मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करती हुई दिखाई दे सकती है और मतदाता इसे लेकर अपने रुझान सामने रखते दिखाई देंगे। और दूसरा, भीतरघात का मसला। भीतरघात का मसला कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन क्या यहां पर बीजेपी से पहले की तरह मैनेज कर पाती है,
ये देखना होगा और हो सकता है कल शाम तक इसके बारे में कुछ न कुछ आकलन आपके सामने हम प्रस्तुत कर पाए। बिहार की 4 सीटों पर मतदान होना है, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई सीटें। इनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी फंसी हुई दिखाई दे रही हैं, नवादा और जमुई। लेकिन जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, इस बार समीकरण कुछ बदले से जरूर है, लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो बहुत कुछ बदल सकती है। उनकी सभाओं के बाद लोगों में मत परिवर्तन होता हुआ बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा है, लेकिन यह मत परिवर्तन मतदान में तब्दील होता है या नहीं, यह देखना बाकी है। इसके बारे में भी कल शाम हम चर्चा करेंगे। बिहार में इस बार जो प्रमुख मुद्दे सामने रहे हैं, सबसे पहले जातीय आधार पर जनगणना और उसके आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस जुमले को आरजेडी ने बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ नौकरी का मुद्दा उठाकर तेजस्वी यादव ने इस पूरे चुनाव में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के मुद्दे को सामने रखने की कोशिश की है। क्या तेजस्वी यादव का अपील लोगों को अपनी तरफ खींच पाएगा? क्या जंगल राज की जो परिकल्पना है, उसकी जो एक सोच है, वो तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ेगी या नहीं? इसके बारे में आकलन कल और उसके बाद 4 जून को हम विस्तृत तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बिहार में इस बार एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला, मछली और मटन वाला साहब। नवरात्र के समय 8 तारीख को शूट किया वीडियो 9 तारीख को जारी कर तेजस्वी यादव ने मछली खाने का जो वीडियो सामने रखा, उसने मछली और मटन, वेज और नॉन वेज की इस लड़ाई को जरूर बहुत हवा दी और इसमें हर किसी ने, हर राजनीतिक दल ने अपने तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया। क्या यह मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर पाएगा? अगेन ये हम शाम में कल बता पाएंगे या फिर हम आपको 4 जून पर इस पर विस्तृत बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 7 फेज में मतदान होने हैं। पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान है। 2019 में इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। ये उत्तर बंगाल की 8 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस को यहां दोबारा रिपीट कर पाएगी? क्योंकि उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करती है तो यकीन मानिए इस बार पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, शायद उसको हवा या बल मिलता हुआ दिखाई दे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में और खास करके उत्तर बंगाल में सीएए एनआरसी का मुद्दा बड़े पैमाने पर छाया रहा। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कई मौकों पर घेरने की कोशिश की है। यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फलित होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनआरसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। अगर आप असम की बात करें और उसके साथ साथ जो चाय बागान क्षेत्र उत्तर बंगाल में है उसकी बात करें, तो यहां पर इस बार जो बागान मजदूर हैं उनके ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है और उनकी सुविधाओं, उनके लिए प्रोविडेंट फंड, उनकी नौकरियों को रेगुलराइज करना, उन्हें तरह तरह के वेलफेयर स्कीम्स में शामिल करना, ये इस बार घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। इन दोनों पार्टियों ने इस बार काफी जोर दिया है। इन सभी सीटों पर, जिन 3 सीटों पर मतदान होने हैं, यहां पर कांग्रेस का या वामपंथ दल की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही। हालांकि 2014 तक इन सीटों पर वामपंथ दलों का काफी अच्छा जोर देखने को मिलता था। इसके साथ साथ दार्जिलिंग का जो पूरा इलाका है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर इस बार सीएए के मुद्दे पर शायद बहुत वोटिंग तो होते न दिखाई दे, लेकिन राहुल बिष्टा जो वहां के मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, जिसे मैनेज करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम उत्तर पूर्वी राज्यों की, खास करके जो 15 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है 7 सिस्टर्स में। सीएए और एनआरसी इन सभी 7 राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एनआरसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है, जिसके बारे में 2019 में चर्चा की गई थी। क्या एनआरसी के मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं होगी? लेकिन इस बार के चुनाव में इस मुद्दे को विपक्ष ने बहुत गरमाया, खास करके वो विपक्ष जो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी लाकर लोगों के भीतर एक डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी चुप्पी साध रखी है। और सीएए को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि इससे मुस्लिम आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ता जो हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन हाँ, जो घुसपैठिए हैं और जो लोग गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आए हैं, उनके लिए नागरिकता हासिल कर पाना अपने आप में आसान नहीं होगा। इसके साथ साथ मणिपुर की हिंसा आसपास के राज्यों में भी अपना प्रभाव डाल सकती है, लेकिन मणिपुर में इस बार जैसे आसार दिखाई दे रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है, एक उनकी सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार है। दोनों सीटों पर इस बार मतदान की बड़ी उम्मीद की जा रही है और हाल फिलहाल दो बड़े हिंसा के घटना के अलावा मणिपुर बीते 2 महीने में शांत रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शांतिपूर्ण मतदान मणिपुर में इस बार देखने को मिल सकता है। हाँ, एक और मसला है जो कि उन राज्यों में बहुत प्रबल है जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, मसलन मणिपुर या फिर हम बात करें त्रिपुरा की। ये तमाम राज्य जो है, हम मिजोरम की बात करें, मिजोरम और मणिपुर में जो कुकी समुदाय है वो बड़े पैमाने पर म्यांमार से, वहां पर जो कुकी समुदाय उससे संबंधित है और घुसपैठ के मामले को लेकर यहां पर राजनीति गर्म है। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को लेकर भी यहां पर राजनीति गर्म है और ये अपने आप में एक बड़ा मसला बन सकता है। आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र इस बार सबसे बड़ा पजल है जो शायद कोई भी राजनीतिक टीकाकार पूरे तरीके से नहीं समझ पा रहा। 2019 में जिन 5 सीटों पर मतदान कल होने वाले हैं उनमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कंबाइन ने जीती थी। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि इस बार पूरा कॉम्बिनेशन अलग हो चुका है। इस बार 6 पार्टियां हैं जो मैदान में हैं। हर गठबंधन में 3 पार्टियां हैं और पार्टियों के भीतर भी टूट है, जैसे कि एनसीपी में टूट हो चुकी है, शिवसेना में टूट हो चुकी है और दोनों पार्टियों के टूटे हुए अंग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। इसलिए समीकरण को समझ पाना अपने आप में बहुत आसान नहीं है। हाँ, जनता के बीच इस बात को लेकर चर्चा बहुत गर्म है कि इस तोड़फोड़ की राजनीति में, आया राम गया राम की राजनीति में लोग काफी हतोत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति को एक स्पष्ट दिशा और दशा मिलती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और ये 102 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया एक दिशा देने वाली है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होगी या विपक्ष का मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक बात इसमें स्पष्ट समझ लीजिए कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी, क्या डबल डिजिट वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हो पाएगा तमिलनाडु में। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संघ परिवार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त दमखम दिखाया है और जबरदस्त कैंपेन किया है। अगर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमा लेती है तो फिर यह तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगा। और वो इस संदर्भ में कि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा रीजन स्पेसिफिक रही है, लैंग्वेज स्पेसिफिक रही है, भाषा और क्षेत्रवाद, ये दोनों प्रमुखता से तमिलनाडु में देखने को मिले। जहां इस बात को प्रमुखता दी गई कि तमिल भाषा सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र में इस बात को खास जगह देते हुए स्पष्ट कहा कि हम तमिल भाषा को सबसे पुरातन भाषा मानते हैं और उसे उचित दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाषाई विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने रुख को स्पष्ट रखा है। हाँ, जहां तक क्षेत्रवाद की बात है, क्षेत्रवाद पर अगर इस बार प्रहार होता है तो फिर डीएमके, कांग्रेस, एडीएमके, इन सब की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जयललिता की गैर मौजूदगी में अब एडीएमके की उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहती है जो अभी फिलहाल वेकेंट दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इस बार तमिलनाडु के चुनाव में दक्षिण वर्सेस उत्तर की जो एक लड़ाई है, जिसे लेकर कांग्रेस के ऊपर कई तरह के आरोप लगे, इस पर भी बातचीत होनी है और हो सकता है कि यह भी एक बड़ा मुद्दा बने लोगों के वोट देने का। मछुआरों को प्रभावित करने के लिए कचहरी का मुद्दा बड़े पैमाने पर सामने रखा गया, लेकिन क्या मछुआरा वर्ग इस मुद्दे पर वोट देता दिखाई देगा? भ्रष्टाचार और परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बड़े मुद्दे रहे। हर तरह की रैली में इसे संबोधित किया गया, रोड शो में इसे बड़े तरीके से प्रचारित किया गया है। क्या इसका असर होगा? और अगर ऐसा होगा तो यकीन मानिए ये तमिलनाडु की राजनीति, खास करके राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु की राजनीति को पूरे तरीके से बदलने में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसका माना जा सकता है। आइए अब बात करते हैं उस विधानसभा की जो कि इस बार के लोकसभा चुनाव के साथ हो रहा है, और ये हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 102 सीटें हैं जिन पर विधानसभा के मतदान होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी। और उसके साथ साथ हमने आपको यहाँ पर जो पूरा डेटा दिया है वो आप देखिए। अरुणाचल प्रदेश, माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 2019 में 60 सीटें थीं। 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिली थीं।
कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, जेडीयू को 7 सीटें मिली थी और एनपीपी को 5 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। लेकिन उसके बाद विपक्ष के 11 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आज जो स्थिति है वो अरुणाचल विधानसभा की है, जिसमें कि 52 एनपीपी के विधायक हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं और 2 अन्य के पास विधायक हैं। हालांकि इस बार अरुणाचल प्रदेश में 50 सीटों पर ही मतदान होने जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवारों के सामने कोई और दूसरा प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वो निर्विरोध चुने जाने वाले हैं। तो मात्र 50 सीटों पर इस बार उम्मीदवार खड़े हैं और उस पर मतदान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर स्थिति मजबूत बताई जा रही है। कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा गया कि उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक वॉक ओवर स्टेट होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चाउना मेन इस बार अनइलेक्टेड चुने जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां एक खुशखबरी है। इसके बाद बात करते हैं सिक्किम विधानसभा की, जहां पर 17 सीटें हैं, जिनमें से एसडीएफ को 15 सीटें मिली हुई हैं। सिक्किम की मौजूदा स्थिति हमने आपके सामने रख दी कि एनडीए के पास 31 सीट्स हैं, एसडीएफ के पास 1 सीट है और यहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिक्किम का जो गठबंधन जो यहां पर किया गया है सिक्किम में, उस पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 102 लोकसभा की सीटें और 2 विधानसभा में किसका पलड़ा कहां और कैसे भारी है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता दिखाई देगा।